काली अंधेरी रात है। आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले जा रहे हो। उस सड़क पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है और रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। और तभी अचानक आप किसी चीज को देखते हो और अगले ही पल वह चीज गायब हो जाती है। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? अक्सर जब भी हम अपने दादा दादी या फिर किसी पुराने लोगों से भूतों की सच्ची कहानियों के बारे में सुनते हैं तो कई बार हमको उन कहानियों में ऐसी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है जिसमें किसी भूत, आत्मा या फिर कोई इविल स्पिरिट को कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड के आसपास या कब्रिस्तान में घूमने के बारे में सुना है। अब उन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन कई सारे लोगों ने ऐसी घटनाओं को देखा है जिसमें उन्होंने किसी कब्रिस्तान के आसपास किसी स्पिरिट को देखने का जिक्र किया है। अब कई सारे लोग एक साथ तो गलत नहीं हो सकते, और दूसरी बात यह केस आज की कंडीशन में हमको इतनी आसानी से देखने को क्यों नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि उन्होंने किसी ग्रेवयार्ड के पास अचानक से एक रोशनी को देखा और अगले ही पल वह रोशनी गायब हो जाती है। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। और क्या वाकई कब्रिस्तान के आसपास आज भी भूत होते हैं? आज हम इन सब के बारे में जानेंगे और साइंस का इसके बारे में क्या कहना है। पर इन सब को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक डेविल एलिमेंट यानी कि एक शैतानी तत्व के बारे में बताना चाहता हूँ, और इस एलिमेंट का नाम है फॉस्फोरस। हो सकता है आपका ये फेवरेट एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यह कई सारे सरप्राइजिंग तरीकों से आपको डरा सकता है और आपको मार भी सकता है। भूतिया कार्यक्रम और तांत्रिक क्रियाओं में यूज होने वाला एलिमेंट फॉस्फोरस, क्योंकि इसका इस्तेमाल अल्केमिस्ट और कई सारे तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है, जिसको कई बार काफी लोग भूतिया घटना समझकर डर जाते हैं। हालांकि फॉस्फोरस हमारे जिंदा रहने के लिए भी काफी जरूरी एलिमेंट है, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के संग कंबाइन होता है तो यह फॉस्फेट बनाता है, और फॉस्फेट हमारे डीएनए को बांध कर रखते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और हमारे सेल के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है, इसलिए इसको हम एक डेविल एलिमेंट भी बोलते हैं। प्योर फॉस्फोरस कई सारे अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, वॉयलेट, ब्लैक, और अभी हाल ही में पिंक फॉस्फोरस को भी इसमें ऐड किया गया है। लेकिन सबसे पहले जो फॉस्फोरस डिस्कवर हुआ था वह था व्हाइट फॉस्फोरस। 1660 के दशक में इसकी खोज हुई थी। इसकी डिस्कवरी अल्केमिस्ट हेनिंग ब्रेंट के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि अल्केमिस्ट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, दरअसल केमिस्ट्री की शुरुआत अल्केमी से हुई थी, और जो लोग इस पर काम करते थे उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था। दरअसल इन लोगों का यह मानना था कि यह किसी भी चीज को सोने में बदल सकते हैं, जैसे कि पारस पत्थर। अल्केमिस्ट की कहानी अपने आप में ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसकी डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो हेनिंग ब्रेंट भी एक अल्केमिस्ट थे, जो कि अपनी खुद की टॉयलेट यानी कि अपनी खुद की यूरिन को सोने में बदलने की कोशिश कर रहे थे। सुनने में यह कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन अल्केमिस्ट लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा किया जा सकता है। इसी कारण वह अपनी खुद की टॉयलेट को कई दिनों तक उबालते रहे, और कई दिनों के बाद उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन एक सफेद मोम के समान पदार्थ वहां पर डिपॉजिट हो गया। लेकिन उनका दिमाग तब चकराया जब ये नया सब्सटेंस अंधेरे में हल्के हरे रंग में चमकने लगा, और उन्होंने इस नए सब्सटेंस का नाम फॉस्फोरस रख दिया। पर उस समय लाइट ज्यादातर किसी चीज को जलाकर बनाई जाती थी, और इस पीरियड में हेनिंग ने एक नए सोर्स को ढूंढ लिया था, और हो सकता था कि यह कैंडल्स को भी रिप्लेस कर ले। लेकिन इसमें दो परेशानी थी। सबसे पहली कि जो फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं वह जलने के बाद सरफेस पर चिपक जाते हैं, और टाइम के संग वह अजीब सी स्मेल को भी छोड़ते हैं। और दूसरी परेशानी कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है वह काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है। यह काफ़ी जल्दी जल जाता है। जब व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करता है तो यह हरे रंग की फ्लेम में जलने लगता है, और इस रिएक्शन को कराने में काफ़ी कम एनर्जी लगती है और जल्दी यह फायर में बदल जाती है। 17वीं शताब्दी के केमिस्ट निकोलस लैमरी फॉस्फोरस पर वर्क कर रहे थे। एक दिन उन्होंने गलती से
फास्फोरस के एक छोटे से टुकड़े को अपने पलंग के बगल में रखी हुई टेबल पर रख दिया और उनकी मेड ने काम करते वक्त इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और वह फास्फोरस का टुकड़ा उनके बेड पर गिर गया। अब रात में जब उनके गेस्ट उस बिस्तर पर सोए तो उनको ऐसा लगा कि बेड काफी गर्म हो चुका है और उनको ऐसा परसीव हुआ कि शायद यहाँ पर आग लगने वाली है। हालांकि वो लकी थे जो कि फास्फोरस बर्न के कारण बच गए। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉस्फेट को खाने के रूप में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में एक हाईली रिएक्टिव फॉस्फीन को छोड़ते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होते ही कंबसन भी कर सकती है। ऐसे ही फास्फोरस के कुछ कंपाउंड इंसानों की और जानवरों की फीसिस में भी होते हैं, लेकिन उसमें इनकी मात्रा काफ़ी कम रहती है। अब क्योंकि पहले बताए गए दोनों रीजन के कारण वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल लाइटनिंग में नहीं हो सकता, लेकिन फिर बाद में एक नई चीज़ सामने आई जिसमें वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल मैचेस बनाने में किया गया। इसको इस्तेमाल करने का यह फ़ायदा था कि अगर वाइट फास्फोरस को हल्का सा भी फिक्सन मिले तो यह जलने लगता था, जिसके कारण लकड़ी में आग लग जाती थी। इसलिए वाइट फास्फोरस का यूज मैच बॉक्सेस बनाने में किया जाने लगा। जो लोग इन मैचेस को बनाते थे उनको डिपर्स कहा जाता है। पर दिक्कत कहाँ थी कि यह जो डिपर्स थे इनको दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता था और जिन फैक्ट्रीज में यह लोग काम करते थे उनकी वेंटिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनफैक्ट ये लोग हर वक्त फास्फोरस के फ्यूम को ब्रीथ करते थे और जो लोग मैच बॉक्सेस बनाते थे उनको तो और भी ज़्यादा खतरा रहता था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फास्फोरस इनकी बॉडी में डायरेक्टली जाने लगा और जो सबसे आसान रास्ता था जाने का वह था इनके मुंह के द्वारा, क्योंकि उस समय डेंटल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं थी। अब इस फास्फोरस के कारण उनके जबड़ों में दर्द होता था और कई बार एक्सट्रीम कंडीशन में दांत भी टूट जाते थे, पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती थी, कभी कभी जबड़ों में छेद भी होने लगता था और इन छेदों में फास्फोरस कभी कभी रात में ग्लो भी करता था। अब दो रास्ते थे, या तो पेशेंट को फास्फोरस के कांटेक्ट से हटा दो, लेकिन उस समय यह कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इससे उनका घर चलता था, और दूसरा जबड़े को ही निकाल दो जिससे कि अंदर के ऑर्गन को डैमेज ना हो। यानी कि वाइट फास्फोरस के मैचेस इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट थे। लेकिन फिर फाइनली 1910 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने मैचेस बनाने के लिए वाइट फास्फोरस का यूज़ करना बंद कर दिया और वाइट फास्फोरस की जगह रेड फास्फोरस का यूज़ होने लगा। चलिए अब हम इस बात से तो क्लियर हैं कि फास्फोरस जब जलता है तो एक ग्लो पैदा होता है। अब हम यह जानेंगे कि कब्रिस्तान के बाहर कभी कभी भूत क्यों दिखते हैं। तो सुनिए, जब भी कोई इंसान मरता है तो उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है और दफनाने के बाद ज़मीन के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारी बॉडी को खाने लगते हैं। तो जब कई सालों के बाद डिकम्पोज करते करते केवल हमारी हड्डियां मौजूद रह जाती हैं तो वह हड्डियों को भी डिकम्पोज करने लगते हैं। फाइनली हमारी हड्डियों में क्या मौजूद होता है? बोन मैरो, और बोन मैरो में जो फास्फोरस मौजूद होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने लगते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस काफ़ी कम हीट पर ही जलने लगता है, और यह जो काफ़ी कम हीट होती है वह उनको मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और यह जो एनर्जी रिलीज होती है इससे वाइट फास्फोरस जलने लगता है और ज़मीन के बाहर एक ग्लो पैदा होता है, जिसको कोई अगर अचानक से देखे तो उसको लगता है कि मैंने भूत को देखा और वह डर जाता है। यानी कि एक ग्लो पैदा होता है जो कि एक पल में दिखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। और केमिस्ट्री में हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस रिएक्शन। 12th क्लास के स्टूडेंट इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो असल में पुराने समय में जो लोग इसको होते हुए देखते थे तो वह इससे डर जाते थे, क्योंकि तब उनको यह मालूम नहीं था कि यह सब फास्फोरस के कारण होता है। और असल में होता क्या है, हमारी बोन मैरो में फास्फोरस होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज की गई एनर्जी इसको जलाने लगती है और एक फ्लेम पैदा होती है जिसको देखकर हम डर जाते हैं। तो असल में वो कोई प्रेत प्रकाश या फिर घोस्ट लाइट नहीं होती, वह केवल एक केमिस्ट्री की सिंपल सी रिएक्शन होती है। और आज की कंडीशन में ऐसी लाइट्स
हमको इसलिए देखने को नहीं मिलती क्योंकि आज जो ग्रेवयार्ड होते हैं उनमें पहले से ही स्ट्रीट लैंप होते हैं। इसके कारण इन भूतों को देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी गांव या फिर किसी जंगल में आज भी हम ऐसा होते हुए देख सकते हैं। और आज भी तांत्रिक लोग फास्फोरस का यूज करते हैं लोगों को डराने के लिए, जिससे कि मासूम लोग उनकी बातों में आ जाएं। और यह सब इंडिया में ही ज्यादा होता है। हालांकि एक बात यह भी है कि जिस फिनोमेना को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती, हम उसको जादू का नाम दे देते हैं या फिर भूतिया घटना का नाम दे देते हैं या फिर उसको भगवान पर छोड़ देते हैं। इसलिए कल जब भी आपको कोई ऐसी कहानियां बताए तो आप उसको जरूर समझाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आप और भी वीडियो चाहते हैं भूतों के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर। फिलहाल यह सब था डेविल एलिमेंट फास्फोरस के बारे में कि कैसे फास्फोरस की डिस्कवरी हुई, अल्केमिस्ट कितने अमेजिंग लोग होते थे, कैसे वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता था मैचेस बनाने के लिए और कैसे उनसे हेल्थ इंजरीज होती थी, और सबसे ज़रूरी कब्रिस्तान, शमशान, जंगल ऐसी जगहों पर एक अजीब सी लाइट क्यों देखने को मिलती है जिसको हम आत्मा या फिर भूत बोलते हैं। तो बताइए यह वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को ज़रूर दिखाइए, जिससे कि सभी लोग ऐसे साइंटिफिक फिनोमेना के बारे में जान पाए, क्योंकि आज इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज सब लोग मिस्टीरियस टॉपिक ज़्यादा समझना चाहते हैं और उनके पीछे की रियलिटी क्या है और उसके पीछे की साइंस क्या है, इसके बारे में काफ़ी कम लोग समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।